गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12 का चैप्टर 7 जो कि विजयनगर एम्पायर के बारे में है वो डिस्कस कर रहे थे। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने एक मैप डिस्कस किया था कि बेसिकली विजयनगर एम्पायर कौन से एरिया में है, हमने वो चीज़ देखी थी। फिर हमने थोड़ा सा और डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन फेज में कि कैसे हमें सोर्सेस से पता चलता है अलग अलग चीज़ों के बारे में। हमने उन सोर्सेस के बारे में बात की थी और इसमें एक टाइमलाइन मैंने आपको डिस्कस की थी कि पहले 1800 में कॉलिन कर्नल मैकेंजी जो कि इंजीनियर थे, उनको कुछ र्यून्स मिले, कुछ खंडर मिले। फिर उसके बाद हमने 1836 की बात की थी मैंने। एपिग्राफिस्ट्स ने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को इकट्ठा किया और उन्होंने काफ़ी सारी फाइंडिंग्स, उनको जो भी चीज़ें मिली टेम्पल्स में, उन्होंने उसके हिसाब से स्टडी किया। फिर हमने 1856 की बात की थी जब फोटोग्राफर्स अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के रिकॉर्ड कर रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे और उसके थ्रू स्कॉलर्स और ज़्यादा स्टडी कर पा रहे थे। जब 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था तो इन्होंने टेम्पल वीरूपक्षा टेम्पल और यहाँ पे हो ये वीरूपक्षा टेम्पल और श्राइन ऑफ पंपा देवी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वहाँ की लोकल गॉडेस, उन्हें पंपा देवी कहा जाता था। तो उनके उनकी ये श्राइन मिली, उनके इन दोनों सोर्सेस के थ्रू कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने अपनी स्टडी को किया था, जो वहाँ के प्रीस्ट्स, जो वहाँ के पंडित थे, उनके थ्रू। अब हमने ये टर्म्स देखी थी रायाज, नायकाज और सुल्तान। तो हमने देखा कि शुरुआत हरिहरा और बुक्का, ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने माना जाता है कि वो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। और रिवर जिसके पास होगी उसका ट्रेड बेहतरीन होगा। जो हमने विजयनगर एम्पायर का मैप देखा था तो यहाँ पे सी भी है तो आसपास ट्रेड और ज़्यादा बेहतर होगा। हमने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको एंड में डिस्कस की थी पिछली वीडियो में। गजापति, गजापति अगर आपको हिंदी में थोड़ा सा समझ आए, गज तो हाथी को कहते हैं, एलिफेंट को। तो जो उनका लॉर्ड है उन्हें गजापति, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये नाम मेनली जो ओडिशा के पावरफुल रूलिंग क्लास होती थी वही यूज करती थी, रूलिंग लीनिएज। और जो विजयनगर के लोग थे वो अपने आप को रायाज बोलते थे और दक्कन के सुल्तान्स और ये अपने आप को अलग अलग टर्म्स दिया करते थे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आर टर्म्ड एज अश्वपति और लॉर्ड ऑफ हॉर्स एंड द रायाज आर कॉल्ड नरापति। अश्व हॉर्स होता है तो जिस लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस अश्वपति और लॉर्ड ऑफ मैन नरापति। तो ये अपने आप को इस तरीके के टर्म्स दिया करते थे। अब हमने आज शुरू करना है किंग्स एंड ट्रेडर्स। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आई होप आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, अगर आप 12th क्लास में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आई एम श्योर ये चैप्टर आपको काफ़ी हेल्प करेगा और हमारी डिस्कशन से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आगे की जर्नी को। देखिए, हम लोगों को पता है अगर वॉर की बात हो रही है तो अगर आपको वॉर में जीतना है तो आपके पास एक इफेक्टिव कैवलरी यानी कि बेसिकली सोल्जर्स होने चाहिए, आर्म्ड सोल्जर्स होने चाहिए। उस टाइम पे आज की तरह हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अब है वो नहीं थी, लेकिन हमारे पास हॉर्सेस, इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस, उस टाइम में माना जाता था कि अरेबिया और सेंट्रल एशिया ये बहुत राइवल किंगडम्स थे। कौन से? एक तो सेंट्रल एशिया और अरेबिया। तो अब आपको अगर वहां से इनिशियली दिस ट्रेड वाज, तो यहाँ के जो राइवल किंगडम्स है ना, ये लोग हॉर्सेस को इंपोर्ट करवाया करते थे। इनके इन एरियाज से हॉर्सेस मंगवाए जाते थे और ये ट्रेड इनिशियली अरब ट्रेडर्स ने शुरू किया था। वहाँ की एक लोकल कम्युनिटी है जिसका नाम है किदरई
चेतस, या फिर इनको हॉर्स मर्चेंट्स भी कहा जाता है। उस टाइम पे कोई करेंसी नहीं होती थी, तो बार्टर सिस्टम चलता था, तो एक्सचेंज किया जाता था। कुछ उन लोगों को गोल्ड देते होंगे या अलग अलग चीजें देते होंगे और उनके बदले में उनसे हॉर्सेस लिए जाते होंगे। अब 1498 में और नए एक्टर्स भी आ गए जैसे कि पोर्चुगीज आ गए वेस्ट कोस्ट पे, और उन्होंने अपना ट्रेड स्टैब्लिश करना शुरू किया। उन्होंने अपने मिलिट्री स्टेशन बनाने शुरू किए। जो पोर्चुगीज के पास क्या था, पोर्चुगीज के पास टेक्नोलॉजी थी, और वो अपनी टेक्नोलॉजी, उनके पास उस टाइम पे मस्कट होती थी, और धीरे धीरे ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स बन गए उस वक्त के। तो क्योंकि जब तक आपके पास गन्स नहीं है, मस्केट बंदूक नहीं है, तोप नहीं थी हमारे पास उस वक्त, तो हॉर्सेस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, और एलिफेंट्स भी हमारी कंट्री में। लेकिन जब धीरे धीरे पोर्चुगीज ने अपना ट्रेड शुरू किया और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे दिखाई, तो हमें एहसास हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस है और इससे तो हम वॉर जल्दी जीत सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गए। विजयनगर माना जाता है कि जो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन्स की मार्केट थी यहाँ पे। ट्रेड was often regarded as a status symbol for such cities. काफी सारी सिटीज में इसको एक सिंबल माना जाता था, और काफी हाई वेल्दी पॉपुलेशन रहती थी, और उनमें इन चीजों की, स्पाइसेस तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, जो भी पोर्चुगीज आए वो स्पाइसेस के लिए सबसे ज्यादा आए थे। तो इन चीजों की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स, महंगी चीजों की, महंगे पत्थरों की, ज्वेलरी की, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और जाहिर सी बात है ये सस्ते नहीं हैं। अगर आप हाई वैल्यू का कोई गुड खरीद रहे हो या कोई महंगा पत्थर या ज्वेलरी खरीद रहे हो, तो आपको ये चीजें काफी हाई अमाउंट की मिलेंगी। तो जब आप इतनी महंगी महंगी चीजों का ट्रेड करोगे, तो आपका स्टेट भी तो प्रॉस्परस होगा, क्योंकि आपका ट्रेड की वैल्यू जब बढ़ रही है, आपका ट्रेड बढ़ रहा है, तो आप स्टेट को टैक्स भी दोगे, है ना? तो स्टेट भी ग्रो करेगी। तो ठीक उसी तरीके से कि यहाँ पे भी हो रहा था कि विजयनगर एम्पायर का ट्रेड ग्रो होने से स्टेट भी ग्रो हो रही थी। तो फिर डिक्लाइन कैसे हुआ एम्पायर में? विद इन द पॉलिटी, अब क्या होता है कि जब कोई जगह खाली होती है, कोई पावरफुल प्लेस, राजगद्दी, तो सब अपना क्लेम करने आ जाते हैं कि हम हिस्सेदार हैं, हम पावर के, मतलब हमें मिलनी चाहिए ये पावर। एंड इसी तरीके से सब पावर को क्लेम करते थे। रूलिंग लीनिएज एज वेल एज मिलिट्री कमांडर्स, वो भी अपने आप को क्लेम करते थे कि उनका विद इन द पॉलिटी पावर को क्लेम करते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डायनेस्टी जिसने विजयनगर एम्पायर में रूल किया वो थी संगमा डायनेस्टी। इनका कंट्रोल 1485 तक था। उसके बाद आए सुलवाज। ये बेसिकली संगमा डायनेस्टी के ही मिलिट्री कमांडर थे, और इन्होंने हरा दिया इनको, और फिर 1503 तक ये पावर में रहे। बाद में इनको तुलवाज, जिस डायनेस्टी से कृष्णदेव राय बिलोंग करते थे, वो डायनेस्टी पावर में आई। कृष्णदेव राया ये एक ऐसे रूलर माने जाते हैं जिनके टाइम पे विजयनगर एम्पायर एक्सपैंड हुआ, यानी कि बढ़ा, और इन्होंने उसे कंसोलिडेट भी किया, संभाला भी और बढ़ाया भी। लैंड बिटवीन तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो पूरा एरिया था, वो एक्वायर्ड बाय द रूलर्स। ये वो टाइम था जब तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का एरिया रूलर्स ऑफ ओडिशा को हरा दिया गया था। पॉइंट वाइज याद कर लेना कि पहला
जो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का एरिया था। दूसरा, ओडिशा के जो रूलर्स थे उनको हरा दिया गया था। बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको भी काफी सारी हार इस वक्त में कब मिली, जब कृष्णदेव राया रूलर थे। राया थे मतलब अपने आप को राया बोलते थे ना, किंग्स नहीं बोलते थे। ऑल्दो किंग रिमेन्ड इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, हमेशा रही। कृष्णदेव राय के टाइम पे पीस और प्रोस्पेरिटी इस एरिया में हमेशा रही। काफी सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स, फाइन साउथ इंडियन टेम्पल्स उन्होंने बिल्ड भी करवाए। माना जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ एक सब अर्बन टाउनशिप जो कि विजयनगर एम्पायर के पास एक छोटा सा जगह थी जिसका नाम नगलापुरम था। उनकी मदर के नाम के ऊपर ही उन्होंने इस जगह का नाम रखा। वो भी कृष्णदेव राया ने ही फाउंड किया था। अब बाद में क्या हुआ, कृष्णदेव राय की डेथ हुई 1529 में, और उनके बाद जो उनके सक्सेसर यानी कि उनके बेटे जब पावर में आए तो विद्रोह हो गया, रिबेल हो गया नायकास या मिलिट्री चीफ्स में, क्योंकि सबको लगा कि क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उनके सक्सेसर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो सबने रिबेल किया कि ये नहीं हमारे राजा बन सकते। और 1542 में एक नई रूलिंग लीनिएज आई जिसका नाम था अरविंदु। ये 17th सेंचुरी के अंत तक पावर में रहे। मिलिट्री एम्बिशंस ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगरा एज वेल एज दिल्ली सल्तनत रिजल्टिंग इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स। अब क्या हुआ, आप सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले आप डायनेस्टीज देख लीजिए कौन सी आई थी। सबसे पहले संगमा डायनेस्टी आई थी। एक मिनट, हाँ सबसे पहले आई है संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी के बाद आई सोलवास। सुलवास के बाद तुलवास। तुलवास के टाइम पे कृष्णदेव राय आए थे। एंड इनके बाद आई अरविंदु डायनेस्टी जो कि 17th सेंचुरी तक रही। अब इनके टाइम पीरियड्स के साथ आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रूलिंग लीनिएज के बारे में, एम्पायर के बारे में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब जब हमने विजयनगर एम्पायर का मैप देखा था तो आप उसके आसपास देखोगे नेबरिंग एरियाज में बीजापुर है, गोलकोंडा है, ये इनके नेबरिंग एरियाज हैं। अब आपको ये चीज यहां से पता चलेगी कि एक अलायंस हुआ। सुल्तान्स जो सारे के सारे थे वो विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट मिल गए, उनको विजयनगर एम्पायर को हराने के लिए। ये कब की बात है, 1565 की। दो रूलर्स आपको विजयनगर एम्पायर में याद रखने हैं, एक है कृष्णदेव राया जिनके बारे में हमने ऊपर बात की, और दूसरे हैं रामा राया। ठीक है, रामा राया के बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ। ये चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के। इन्होंने आर्मी बैटल लड़ी जिसका नाम था रक्षसी तंगड़ी, जिसको तालीकोटा भी कहा जाता है। ये वो टाइम था जब ये बैटल हुई। ये बैटल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि ऊपर से नीचे तो काफी सारी बैटल्स हुई होंगी, लेकिन इसी का मेंशन किया गया क्योंकि ये वो टाइम था जब सारी आर्मीज बीजापुर की, अहमदनगर की और गोलकोंडा की, आप मैप में देख सकते हो, ये बीजापुर है, ये गोलकोंडा है और ये अहमदनगर है। इन तीनों की आर्मीज मिल के विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट खड़ी थी और इन्होंने ये बैटल लड़ी। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये लोग जीत गए और विजयनगर एम्पायर को आर्मी सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर। सिटी को बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया और धीरे धीरे एम्पायर का फोकस ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो यहां से इसीलिए ये राक्षसी तंगड़ी बैटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो अरविंदु डायनेस्टी थी वो पेनुकोडा से लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी, इस एरिया में वो कंट्रोल उनका
शिफ्ट हुआ, ये देखिए चंद्रगिरी ये रहा, ठीक है। तो ये वाले एरिया की यहाँ पे बात हुई है, किसकी डायनेस्टी में, अरविंदु डायनेस्टी के। अब जो आर्मीज ऑफ सुल्तान हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे विजयनगर को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन सुल्तान्स और रायाज जो यहाँ के राजा होते थे उनमें हमेशा डिफरेंसेस नहीं होते थे, कभी कभी उनके बीच में अच्छे रिलेशंस भी होते थे। एग्जाम्पल के तौर से जब सपोर्टेड सम ऑफ द क्लेमेंट्स ऑफ पावर इन द सल्तनत, तो उन्होंने इस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम ये टाइटल लिया, टुक द प्राइड इन द टाइटल। सिमिलरली ये कृष्णदेव राय की बात हो रही है, उन्होंने ये टाइटल लिया। और सुल्तान ऑफ बीजापुर, जब सक्सेशन में डिस्प्यूट्स हो रही थी, कृष्णदेव राय की डेथ हो गई और उसके बाद कौन राजा बनेगा कौन राया बनेगा इस पे लड़ाई हो रही थी, तब स्टेबिलिटी रखने के लिए ऑफ सल्तनेट्स एंड वाइस वर्सा, इट वाज एडवांटेजियस पॉलिसी ऑफ रामा राया हु ट्राइड टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट द अदर टू कंबाइन टुगेदर एंड डिसाइसिवली डिफीट हिम। तो ये रामा राया की पॉलिसी थी। पहले दो अलग अलग बातें चल रही हैं, इसमें सबसे पहले जो सुल्तान ऑफ बीजापुर थे उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की जो डिस्प्यूट चल रही थी कि अब राजा कौन बनेगा कृष्णदेव राय की डेथ के बाद। और जो विजयनगर के किंग्स थे वो स्टेबिलिटी चाहते थे, पर उस टाइम में रामा राया ने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि वो एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान से लड़ा दें, लेकिन ये बात उन्हीं पे ही भारी पड़ गई एंड डिसाइसिवली डिफीट हिम। और बाद में क्या हुआ, सुल्तान कंबाइन हो गए और उनको ही हरा दिया। रायाज एंड द नायकाज जो पावर एक्सरसाइज करते थे एम्पायर में, वो मिलिट्री चीफ्स भी थे। आपने जब डायनेस्टीज में पढ़ा तो मैंने आपको सेकंड डायनेस्टी में बताया था कि वो मिलिट्री चीफ थे बट बाद में राजा बन गए। तो जो मिलिट्री चीफ होते थे उनका किलों पे, आर्मी पे एक काफी अच्छा सपोर्ट उनका होता था, मिलिट्री और आर्मी उनको सपोर्ट करती थी। चीफ्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और उनके साथ किसान भी मूव करते थे कि किसान एक फर्टाइल लैंड ढूंढते थे जहां पे वो रह सके। इसीलिए चीफ्स के साथ पेजेंट्स भी एक जगह दूसरी जगह जाया करते थे। इन चीफ्स को नायकास कहा जाता था। ये लोग तेलुगु या कन्नड़ बोला करते थे और जो किंग होते थे ये उनकी अथॉरिटी को मानते थे। कौन मानते थे, नायकास। बट कभी कभी ये रिबेल कर देते थे और मिलिट्री की इनके पास होती थी, आर्मी का सपोर्ट इनके पास होता था, फोर्ट की पावर इनके पास थी, तो कभी कभी ये किंग के अगेंस्ट विद्रोह भी कर दिया करते थे। एक सिस्टम था विजयनगर में अमारा नायका, ये एक पॉलिटिकल इनोवेशन था जो विजयनगर एम्पायर में यूज किया जाता था। ये फीचर जो इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत में चलता था वहीं से ही इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करके विजयनगर में यूज किया जाता था। अमरा नायका ये वो सिस्टम था, मिलिट्री कमांडर्स को टेरिटरीज दी जाती थी जो कि वो गवर्न करते थे। ये टेरिटरीज कौन देता था इनको, राजा देते थे। इन लोगों को क्या करना होता था, टैक्सेस कलेक्ट करने होते थे, जो भी अलग ड्यूज होते थे किसानों से, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, उस जगह पे कोई भी टैक्स इकट्ठा करना है वो कौन करेगा, मिलिट्री कमांडर्स करेंगे। अब जो उन्होंने टोटल टैक्स इकट्ठा कर लिया उसमें से कुछ पार्ट वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखते थे और अपने हॉर्सेस और एलिफेंट्स मेंटेन करने के लिए, बाकी का वो राया यानी कि जो विजयनगर के किंग हैं उनको दे दिया करते थे। जब भी विजयनगर के किंग को कोई जरूरत पड़े तो ये लोग उनकी हेल्प में भी आया करते थे। कुछ रेवेन्यू टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर खेतों में पानी पहुंचे इस काम के लिए भी कुछ रेवेन्यू यूज किया जाता था। अमरा नायकास जो होते थे ये ट्रिब्यूट देते थे किंग को हर साल
और पर्सनली जब भी ये कोर्ट जाया करते थे, जब भी ये किंग से मिलने जाते थे, तो ये गिफ्ट्स लेके जाते थे अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस करने के लिए कि हम कितने लॉयल हैं किंग की तरफ। किंग जैसे कभी कभी अगर एक जगह पे कोई इंसान बहुत टाइम तक पावर एक्सरसाइज करेगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो कभी कभी वो ये भूल जाएगा कि मेरे ऊपर किंग भी है और वो खुद ही को किंग मानने लग जाएगा। तो किंग कभी कभी अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए इनको ट्रांसफर भी कर दिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। बट 17th सेंचुरी के टाइम में ये नायकास काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। शायद इन पे इतना बेहतर कंट्रोल नहीं रहा था, उस वक्त अरविंदो डायनेस्टी थी, तो इन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए। और जो सेंटर था जहाँ पे रायाज या किंग्स होते थे, उनका कंट्रोल कोलैप्स हो गया क्योंकि उनकी पावर अब उनके पास रही नहीं, नायकास के हाथ में सारी पावर आ चुकी थी। अब विजयनगर द कैपिटल एंड द इन्वायनर्स। विजयनगर का अगर आप कैपिटल देखो तो एक फिजिकल लेआउट था और एक ब्यूटीफुल स्टाइल था। आपको विजयनगर एम्पायर में ये देखेंगे, अगर आप इस वाले में प्लान ऑफ विजयनगर में, तो ये देखो, ये रॉयल सेंटर है, ये अर्बन कोर है, ये सेक्रेट सेंटर है, यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह होंगे, ये देखो ये रिवर तुंगभद्रा बह रही है यहाँ पे, ये हम्पी है। तो प्रॉपरली प्लान्ड था और बहुत अच्छे से इसका लेआउट किया गया था। इसमें हम वाटर रिसोर्स की सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि हमने नायकास के टाइम पे भी देखा था कि कुछ अमाउंट इरिगेशन पर्पस के लिए भी दिया जाता था, टेम्पल से कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया जाता था और इरिगेशन के लिए भी दिया जाता था। अब सबसे पहले तो विजयनगर एम्पायर की जो लोकेशन थी वहां पे रिवर तुंगभद्रा फ्लो करती थी, तो यानी कि वो वाला एरिया बहुत फर्टाइल होगा नॉर्थ ईस्टर्नली डायरेक्शन में, और स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स अराउंड द सिटी। काफी सारे झरने भी बहते थे जो रिवर से नीचे आते थे फ्रॉम द रॉकी आउटक्रॉप्स। अब रिजर्वायर्स बनाए गए थे ताकि उस पानी को इकट्ठा किया जा सके और बाद में उस पानी को इस्तेमाल भी किया जा सके। रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए भी अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि पानी को बचाया जा सके एक टैंक के एरिया में या एक रिजर्वायर के तरीके से, ताकि वो बाद में यूज किया जाए। और इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कमलापुरम टैंक। Water from this tank was not only irrigated fields but चैनल सेंटर ऑफ रॉयल सेंटर, वहां पे भी पानी इस टैंक से पहुंचता था। तो ये टैंक बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक और नहर या कैनाल इंपॉर्टेंट थी, वो थी हिरिया कैनाल। कैनाल जो तुंगभद्रा रिवर और आसपास के एरियाज थे वहां पे कल्टीवेट कर मतलब पानी पहुंचाया करती थी और सेपरेटेड द सीक्रेट सेंटर, एक एरिया को दूसरे एरिया से भी डिवाइड करती थी फ्रॉम अर्बन कोर। ये आपको मैंने ऊपर ही दिखाया था, अभी यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर बह रही थी। अब इसमें देख लेते हैं हरिया कैनाल कहाँ है। वो बेसिकली अर्बन कोर को सेक्रेट सेंटर से डिवाइड कर रही थी। इस तरीके से हिरिया कैनाल को बनाया गया था। तो आप देख रहे हो कि पानी को प्रिजर्व काफी अच्छे से किया जा रहा था क्योंकि पानी आपको कल्टीवेशन के लिए भी चाहिए और ऑब्वियसली हमारी लाइफ के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए। और ये कब बनाई गई थी? ये संगमा डायनेस्टी के टाइम पे ये कैनाल को बनाया गया था। तो दो बातें आपको याद रखनी है, कमलापुरम टैंक और एक हिरिया कैनाल। आसपास फोर्टिफिकेशन भी किया गया था प्रोटेक्शन के लिए सिटीज में। अब अब्दुल रजाक जो कि माना जाता है एक अम्बेसडर थे, पर्शिया के रूलर ने उनको भेजा था 15th सेंचुरी में। वो यहाँ की फोर्टिफिकेशन किलाबंदी को देख के बहुत इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने कहा था, मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स। उन्होंने ये कहा कि ना ही सिर्फ सिटी बल्कि जो एग्रीकल्चर हिंटरलैंड और फॉरेस्ट्स है ना, उनके आसपास भी फोर्टिफिकेशन है।
ये बड़ी अलग सी चीज थी, क्योंकि आपको मोस्टली किलों में या जहाँ पे लोग रहते हैं उनके आसपास आपको बड़ी बड़ी दीवारें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल फील्ड्स के आसपास भी दीवारें मिलती हैं। सबसे बाहर की जो दीवार है वो हिल सराउंडिंग द सिटी, उस वॉल को वो लिंक करती है, और कंस्ट्रक्शन वाज स्लाइटली टेपर्ड। अब देखो, आपको वहां की जो आपको बड़ी बड़ी सी फोर्टिफिकेशन किलाबंदी दिखेगी, उसमें कोई मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट नहीं यूज किया गया है। जैसे कि एक ब्रिक और दूसरी ब्रिक के बीच में हम लोग सीमेंट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां नहीं हुआ था। उनकी टेक्निक में उन्होंने कोई सीमेंट नहीं यूज की थी। एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को इस तरीके से शेप करके हेल्ड किया गया था। तो ये उनकी एक अलग सी टेक्निक थी। और मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट फोर्टिफिकेशन वाज एग्रीकल्चरल ट्रैक्स, कि ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल ट्रैक्स भी फोर्टिफिकेशन के अंदर ही थे। अब्दुल रजाक ने ये नोट किया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वॉल देयर आर कल्टीवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो खेत हैं वो भी फोर्टिफाइड है, ताकि कल को अटैक हो तो आपके खेत भी आपके पास कंट्रोल में हो, और कोई वहां से आएगा जब तक आपके किले के एरिया तक या किंग के फोर्ट के आसपास, तब तक वो पहले ही तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट सर्किट जो पहला है, उसको आपको वहां से आपको सिटी में एंटर करने के लिए काफी ग्रेट डिस्टेंस चलना पड़ता है, और वहां पे चावल सो किए गए हैं, गार्डन्स हैं, और पानी है जो कि लेक से आता है। तो जो जब वहां से आप इतना दूर तक कोई बाहर से एनिमी आएगा, तो वो वैसे ही तैयार हो जाएंगे अंदर की आर्मी कि अच्छा हम पे अटैक हो रहा है। देखिए, इस तरीके से गेटवे फोर्टिफिकेशन किया गया था। और आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने भी इन एविडेंस को फाउंड किया है कि आर्कियोलॉजिकल एग्रीकल्चरल ट्रैक्स सीक्रेट सेंटर और अर्बन कोर के बीच में भी बनाए गए थे, और प्रॉपर कैनाल सिस्टम था जो कि वाटर को ड्रॉ करता था रिवर तुंगभद्रा से और इन एरियाज तक भेजता था। अब आपका व्यू क्या है? आपकी बुक पूछ रही है कि क्यों इन्होंने एग्रीकल्चरल ट्रैक्स को भी फोर्टिफाइड एरिया में इनकॉर्पोरेट किया। क्योंकि जब भी कोई अटैक करता है तो सबसे पहला उनका ये होता है कि हम इनको भूखा, अगर कोई स्टार्व हो जाएगा तो वो फाइनली सबमिट कर देगा। अगर आप एक किले में बंद हो और बाहर आपकी आर्मी खड़ी है, आप किले का दरवाजा मत खोलो। किले इस तरीके से बनाए जाते थे कि वो नहीं तोड़े जा सकते थे, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो आर्मी बाहर ही खड़ी है। लेकिन अंदर अगर वाटर खत्म हो गया, फूड खत्म हो गया, तो एंड में हार के आपको अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी। तो यही चीज, क्योंकि आर्मी ना काफी महीनों, काफी काफी इवन एक साल, एक काफी वक्त तक खड़ी रहती है, तो उन हालातों के लिए भी इस चीज को वहां के रूलर्स ने प्रिपेयर किया था। बड़ी बड़ी ग्रीनरीज बनवाई थी ताकि अनाज काफी समय तक अंदर रहे, लोग इसके कारण कभी वो हारे ना। तो विजयनगर एम्पायर के लोगों ने, रूलर्स ने एक्सपेंसिव टेक्निक, क्योंकि आपको इतने बड़े एरिया के आसपास किले बंदी करने में बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को यूज किया कि हम पूरी की पूरी खेतों को ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। दूसरी लाइन फिर आपको अंदर कोर में दिखती है, अर्बन कॉम्प्लेक्स में दूसरी लाइन। तीसरी लाइन आपको दिखेगी रॉयल सेंटर में, जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और हाई वॉल्स आपको इस एरिया में दिखेंगी। फोर्ट को एंटर करते ही आपको बहुत बड़े बड़े दरवाजे मिलेंगे जो सिटी को सीधा एक सड़क से कनेक्ट करते हैं। ये एक बहुत अलग फीचर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है कि दरवाजे से सीधा सड़क जा रही है। डिफाइन द स्ट्रक्चर रेगुलेटेड। गेटवे के ऊपर एक आर्च थी और एक मतलब डोम तरीके का स्ट्रक्चर, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, ये ऊपर गेटवे था। तो ये देखो, गेटवे के ऊपर एक डोम तरीके का
स्ट्रक्चर है, ये गेटवे ही है क्योंकि आसपास दीवार है और एंट्री की एक यही जगह है। तो इस तरीके का एक डोम आर्च जैसा ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता था दरवाजों पे, और ये माना जाता है कि तुर्किश के वहाँ का फीचर है इंडो इस्लामिक आर्ट का, और शायद ये उस वक्त वहाँ के लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में अलग अलग जगहों पे यूज हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं कि रोड्स जो कि शहर के अंदर होती थी वो उनके बाहर तक मतलब ऐसे सड़क प्रॉपर सिस्टम प्लानिंग से बनाया गया था। अब ट्रेसिंग पाथ्स थ्रू गेटवे एज वेल एज पेवमेंट्स, अब रोड्स को जनरली इस तरीके से बनाया जाता था कि around the valley, avoiding rocky terrains, some of the important roads बाजार के एरिया तक एक्सटेंडेड होती थी। टेम्पल वाले एरिया में भी आपको रोड्स दिखेंगी। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस चीज को किया गया था। तो अगर आपसे इस पूरे में आपसे भी पूछें तो आपको सबसे पहले तो वॉल्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से यही बनता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स को क्यों इन्होंने फोर्टिफाइड किया होगा, वॉल उसके आसपास क्यों बनाई होगी, तो वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आगे का जो हमारा फीचर है वो अब हम इस अर्बन कोर को, ये वाला जो एरिया है इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन से लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर वॉल थी, सेकंड लेयर यही थी। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटीज थी, कौन से लोग रहते थे, अर्बन कोर को अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने रोड्स अलग अलग और उनके कैसे वॉल्स थी, उसमें कोई सिमेटिंग एजेंट नहीं था। अब्दुल रजाक को भी आप मेंशन करेंगे कि वहीं से हमें पता चला है। डोरवेज के ऊपर एक डोम तरीके का स्ट्रक्चर होता था। उन्होंने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के आसपास वॉल्स क्यों बनाई, और जो ये डोम स्ट्रक्चर था ये इंडो इस्लामिक और तुर्किश सुल्तान्स का वहाँ का फीचर हमें स्टाइल ये दिखता है। अब अर्बन कोर में क्या था और कैसे था ये अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।